हेलो एवरीवन। जिस प्रकार से हमने भारतीय इतिहास को करने का निर्णय लिया था, जिसके अंतर्गत हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, देन आधुनिक भारत को करने का निर्णय लिया था। और दोस्तों, सफलतापूर्वक हमने प्राचीन भारत की सभी घटनाओं का वर्णन किया। देन उसके बाद था आपका मध्यकालीन भारत, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस वीडियो को। देन हमारा लास्ट पार्ट था आधुनिक भारत। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राचीन भारत, आपका मध्यकालीन भारत, देन उसके बाद आता है आधुनिक भारत। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आधुनिक भारत को 4 पार्ट्स के अंतर्गत बनाया जाए ताकि जो वीडियो का लेंथ है वो ज़्यादा लंबा ना हो। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हमने 1857 की क्रांति को कवर किया, उसके बाद नरमपंथी दल को, उसके बाद गर्मपंथी दल को, लास्ट आपका ये सेशन है जो है गांधीवादी युग। दोस्तों, जब भी गांधीवादी युग की बात होती है तो गांधीवादी युग के अंतर्गत ऐसी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई कि आप सोच भी नहीं सकते। जहां से एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न बनते हैं, वही एग्जाम के उद्देश्य मैंने आपके समक्ष रखे हैं। तो आज हमने गांधीवादी युग को करने का निर्णय लिया है, जो कि हम सफलतापूर्वक इसे भी पूरा करेंगे। अब जो इसके बाद अगला सेशन आएगा, उसके अंतर्गत हम 500 से 1000 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं या एग्जाम में वो पूछे गए हैं हिस्ट्री से, सारे के सारे, अब आप सारे के सारे इजीली क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आधुनिक भारत का ये सेशन है गांधीवादी युग। इसको शुरू करते हैं। जब गांधीवादी युग की बात होती है, थोड़ा आपको ध्यान से सुनना है और आपको एक नोटबुक और पेन लेकर डेफिनेटली बैठना है, क्योंकि मैं इसके साथ साथ मेन पॉइंट के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी कवर करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हुए इस सेशन को प्रारंभ करते हैं गांधीवादी युग को। जब दोस्तों गांधीवादी युग की बात की जाती है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि गांधी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, किस प्रकार से गांधी का भारत के बाहर कहां पर उन्होंने आंदोलन किया और भारत के अंतर्गत कौन सा उन्होंने आंदोलन किया, सभी मैं आपको घटना इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, गांधी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। ठीक है। और गांधी जी ने अपना जो सर्वप्रथम सत्याग्रह था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था, रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। और गांधी जी 1893 में रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे। लमसम 21 वर्ष के पश्चात गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, गांधी का आपको मैंने क्या बताया, कहीं ना कहीं जो गांधी का जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ और गांधी ने अपना सर्वप्रथम जो सत्याग्रह था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था, रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए। 1893 में गए थे और 1915 में वापस आए और 21 वर्ष की अवस्था के बाद वह भारत में लौटे थे। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा इस सेशन को प्रारंभ करेंगे। 1915 गांधी जी अफ्रीका से लौटे, मैंने आपको बता दिया कब गए थे और 1915 में लौट गए थे। और महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला भी सर्जेंट कहा गया और गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जो केसर ए हिंद की जो उनको उपाधि मिली थी वो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके अंतर्गत गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता लगा गांधीवादी के बारे में। इस प्रकार से हम प्रारंभ करते हैं आगे। गांधी का जो सर्वप्रथम दोस्तों जो आंदोलन था वो था आपका 1917 का चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। तो 1917 की हम बात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से आंदोलन हुए थे, जैसे कि गांधी जी के आंदोलन यहां से प्रारंभ हो गए थे 1917 से। तो दोस्तों, जो पहला आंदोलन था वो था अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किया गया था। और जो चंपारण जिला था ये आपका पड़ता बिहार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और ये नील की खेती से संबंधित था। जैसा मैं आपको बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है। इसमें हुआ क्या था, जो वहां के किसान थे बिहार के, उन्हें नील की खेती के लिए बाध्य किया जा रहा था और उन पर अत्यधिक मात्रा में कर वसूला जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स। जब ये वाली बात महात्मा गांधी जी को पता लगी और महात्मा गांधी जी ने वहां जाकर इस आंदोलन को चलाया और सफलतापूर्वक यह आंदोलन भी पूरा हुआ। नेक्स्ट इसके अगले वर्ष ही आया 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर, अहमदाबाद का जिला खेड़ा, वहां पर कर्णीय आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। सूती वस्त्र से संबंधित यह आंदोलन था, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो अंग्रेज थे वो बड़ी मात्रा में कर की वसूली कर रहे थे, टैक्सों को बढ़ा रहे थे और कहीं ना कहीं जो भारत के किसान थे वो टैक्स को देने में असमर्थ थे, जिस कारण गांधी जी को यहां पर भी जाकर आंदोलन चलाना पड़ा अहमदाबाद के खेड़ा जिले में। यहां पर क्या हुआ, यहां पर कोई भी कर की अदायगी नहीं की जाएगी, गांधी जी ने फाइनल डिसीजन लिया था। ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरे आंदोलन अहमदाबाद में हुआ था मजदूरों के साथ भूख हड़ताल पर। ठीक है। जिस प्रकार आपको पता लगा 1917-18 में ये आंदोलन घटित हुए थे। अब हमारी बात आ जाती है 1919।
जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा 1919 में दोस्तों एक घटना घटी थी, वो थी आपकी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड को रोलक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है या आप काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को। दोस्तों जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात आती है तो मैं आपको पहले अपने कहानी के माध्यम से समझाता हूं, उसके बाद हम इस पॉइंट्स को पढ़ेंगे। हुआ क्या था, 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था, जब वहां पर दो व्यक्ति थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। एक व्यक्ति का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के पश्चात ही वहां पर एक सभा का आयोजन किया गया था। जब वहां पर हजारों के लोगों में तादाद पहुंचे तो वहां पर यह बात हंसराज ने जनरल डायर को बता दी, और कहीं ना कहीं जो हंसराज था वो भारतीय व्यक्ति था, भारतीय मूल का व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति ने वो जनरल डायर के साथ मिला हुआ था। तो उसने यह कहानी जनरल डायर को बताई और जनरल डायर ने बिना पूर्व सूचना के वहां पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जहां पर बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी एक्ट को जाना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड या बोलते हैं रोलक एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको कुछ अब तथ्य शेयर करता हूं कि 19 मार्च 1919 को सरकार ने रोलक एक्ट पारित कर दिया। अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचली को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे कि मैंने आपको बता लिया था, और जनरल डायर ने गोली चलाई जिसमें लगभग 400 भारतीय मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। ठीक है, और इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी और महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। लेकिन यहां से क्वेश्चन है कि यह पुट होता है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों वो थे आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी प्रकार दोस्तों 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन इसी घटना की जांच के लिए नियुक्त हुआ था, उसका नाम था हंटर कमीशन। आपसे क्वेश्चन ये पूछ किया जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किस कमीशन का आयोजन किया गया था? तो उसका नाम था हंटर कमीशन। ठीक है, तो इसी पॉइंट के माध्यम से मैंने आपको चार चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताई है कि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो सर की उपाधि को त्याग दिया और केसर-ए-हिंद को, दोनों को ही त्याग दिया था, और इस समय वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और इस कमीशन की जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था हंटर कमीशन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे आता है आपका 1920। जब 1920 की बात होती है तो दोस्तों 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। आपका क्वेश्चन ये होगा कि असहयोग आंदोलन क्या था? मतलब अंग्रेजों का सहयोग ना करना, वो था असहयोग आंदोलन। मैं आपको एक घटना बताता हूं। इस आंदोलन को चलते चलते 2 साल हो गए थे। जैसी दूसरे साल में एक डेट थी 5 फरवरी 1922 को, गोरखपुर कहां पर था? आपका उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर का एक इलाका था, वो था चोरा चोरी नामक जगह। वहां पर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। किन्होंने? जो गांधी जी के साथ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कहीं ना कहीं दोस्तों गांधी जी चाहते थे अहिंसा, और उनके दो जो आंदोलनकारी थे उन्होंने कर दी अहिंसा। तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन कर दिया था स्थगित। स्थगित का मतलब होता पोस्टपोन। ठीक है, तो आपको पता लगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था, और 2 साल के पश्चात 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर का एक जिला था चोरा चोरी, वहां पर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। ये थे अंग्रेज पुलिस वाले। तो कहीं ना कहीं जो गांधी जी के साथ आंदोलन कर रहे थे उन व्यक्तियों ने अहिंसा करी और गांधी जी को अच्छा नहीं लगा और गांधी जी ने इस आंदोलन को कर दिया स्थगित। ठीक है, तो ये था आपका असहयोग आंदोलन। एक घटना आप और सुन लो, 1920 में एक खिलाफत आंदोलन चलाया था। एक था मोहम्मद शौकत अली और एक था मोहम्मद अली। ये दोनों भाई थे, इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था 1920 में। ठीक है, ये घटना थोड़ी नहीं थी, मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 1923 में वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में। क्या बोला मैंने? जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूं इसको आप नोट डाउन करना, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कहां पर? इलाहाबाद में। 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था मोतीलाल नेहरू, एक थे आपके चित्तरंजन दास। इन दोनों व्यक्तियों का नाम आपको डेफिनेटली याद करना है। इन दोनों व्यक्तियों का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के उद्देश्य से। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1923 में ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, और मैंने आपको कई बार बता दिया है कि कहीं ना कहीं किस पार्टी का विचार था कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए। तो दोस्तों ये विचार दिया था आपका स्वराज पार्टी ने। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी पुट होता है एग्जाम में कि किस पार्टी का सर्वप्रथम विचार था कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए। तो दोस्तों स्वराज पार्टी ने का ही विचार था, जिसकी स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट है हमारा 1924। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1924 में। कहां पर हुआ था? ये हुआ था कर्नाटक में, कर्नाटक के बेलगांव में। इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। मैंने क्या बोला? केवल एक ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की महात्मा गांधी ने, केवल एक बार जिंदगी में, एक बार महात्मा गांधी ने कर्नाटक के बेलगांव में अध्यक्षता की थी, जिसका नाम था
कांग्रेस अधिवेशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था कर्नाटक के बेलगांव में। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन किया गया वो किस वर्ष और कहां पर किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक के बेलगांव में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन किया था और वो था आपका महात्मा गांधी ने कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1924 में ये घटना घटित हुई और 26 में घटना घटित होती है आपकी अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो गई। ठीक है, तो 24 में मैंने आपको बता दिया बेलगांव में अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की और 26 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका 1927 में आया आपका साइमन कमीशन। इसको मैं थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, आपको ध्यान से समझना है। साइमन कमीशन कौन था ये दोस्तों? इस बंदे का नाम था पूरा सर जॉन साइमन। ठीक है, तो सर जॉन साइमन के कमीशन ये आपका नाम धर दिया गया। जब इनके पास नाम नहीं होते थे तो ये व्यक्तियों के नाम पर ही इस कमीशन का नाम धर दिया जाता था। ठीक है, तो हुआ क्या 1927 को ये इंग्लैंड से निकला सर जॉन साइमन। ठीक है, और ये 3 फरवरी 1928 को भारत में पहुंच गया था। कहां पर? बंबई पहुंचा था। कहां पर? बंबई पहुंचा था आपका साइमन कमीशन। इस कमीशन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? कि भारत के संविधान का स्वरूप बनाने के लिए आया था और ये 7 सदस्य वाली टीम थी। और दोस्तों इस कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसके सारे के सारे जो 7 सदस्य थे वो थे अंग्रेज। ठीक है, तो सारे के सारे अंग्रेज सदस्य होने के नाते अंग्रेज भारतीय लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया कि कहीं ना कहीं हम तो संविधान भारत का बन रहा है और ये लोग क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इस आंदोलन का बहिष्कार किया गया, इस कमीशन का बहिष्कार किया गया और जिसके अंतर्गत लाठियों के प्रहार में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये एक उग्रवादी नेता थे और उग्रवादी नेता मैंने आपको बताया है कब? मध्यकालीन भारत में। ये उग्रवादी नेता कौन कौन थे? नहीं, आपको आधुनिक भारत में मैंने बताया उग्रवादी नेता कौन कौन थे गर्मपंथी में। ठीक है, उग्रवादी जैसे कि थे आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये सारे के सारे उग्रवादी नेता थे। ये अपनी मांगों को उग्र तरीके से मनवाते थे। इस कारण इनकी मृत्यु हो गई थी लाठियों के प्रहार से। कब? 1928 में। कब? जब साइमन कमीशन आया था, जब इसका बहिष्कार किया जा रहा था। ठीक है, और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए 1927 में जो नोट लिखा हुआ है 1927 में बटलर कमेटी बनी और इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए साइमन कमीशन वापस जाओ। क्यों? क्योंकि इसका मतलब था क्योंकि सारे के सारे जो सदस्य थे वो थे अंग्रेज और ये 7 सदस्य वाली टीम थी। जब सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे तो भारतीयों के द्वारा इनका विरोध किया गया था और इनका काम था भारत के संविधान का स्वरूप बनाने के लिए ये आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता आपका नेहरू रिपोर्ट 1928 की नेहरू रिपोर्ट। इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसके अध्यक्ष थे अंसारी और मोतीलाल नेहरू। मैं आपको बताता हूं कि नेहरू रिपोर्ट का आने का मतलब क्या था। नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों ये था जब लोग आंदोलन कर रहे थे, जो आंदोलनकारी थे उनको अपने अधिकारों का नहीं पता था, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे सज्जन व्यक्ति थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, इन्होंने डिमांड करी कि कहीं ना कहीं भारतीयों को 10 मूल मानव अधिकार होने चाहिए ताकि उसे पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आंदोलन करना है और कौन कौन से अधिकार हैं जिनमें वह सीमित रहकर सभी प्रकार की घटनाओं का कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही इस नेहरू रिपोर्ट को लाया गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत 10 मूल मानव अधिकारों को रखा गया और आगे जाकर इसमें से 7 मूल मानव अधिकारों को हटा रख दिया गया था और 3 को नहीं रखा गया था। और आपको वर्तमान समय पता होना चाहिए कितने मौलिक अधिकार है हमारे, तो दोस्तों 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान समय में। और 7वां जो हमारा मौलिक अधिकार था वो था आपका संपत्ति का अधिकार और उसे 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में संवैधानिक उसको हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। ठीक है फ्रेंड्स, कब हटाया था? 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अब हमारे वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 है, सुंदरता का अधिकार 19 से 22, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, फिर धार्मिक सुंदरता का अधिकार 25 से 28, उसके बाद आपका संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29-30 और लास्ट में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि 32 में है। और इस अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत 5 रिटों का प्रावधान किया गया है, जैसे कि आपका है बंदी प्रत्यक्षण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रति उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा डिटेल से मैंने आपको बताया, आप उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो मैंने आपको सारे के सारे मौलिक अधिकार बता दिए हैं। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। एक है आपका मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। आप दोनों में इनको कंफ्यूज मत होना। तो इस प्रकार हम थे 1928 की नेहरू रिपोर्ट। तो मैंने इसमें बताया जो नेहरू रिपोर्ट थे इसके अंतर्गत 10 मूल मानव अधिकारों को रखा गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे अंसारी और मोतीलाल नेहरू। अब आगे बढ़ते हैं 1929 दोस्तों, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और ये कांग्रेस का अधिवेशन था। ये हुआ था आपका लाहौर में और अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और ये अधिवेशन था लाहौर में, अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पुट करेगा कि पूर्ण स्वराज की जब घोषणा की गई थी तो इस अधिवेशन में किसके द्वारा अध्यक्षता की गई, तो आपको पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू। या क्वेश्चन उल्टा भी कर सकता है कि यह अधिवेशन कहां पर
हुआ था? तो लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था। लाहौर कहाँ पर है? आपका पाकिस्तान में वर्तमान समय में। इसी प्रकार दोस्तों संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं इस अधिवेशन के अंतर्गत। और मैंने आपको बताया भी था 3 गोलमेज सम्मेलन हमारे हुए थे, जो कि आपका पहला गोलमेज सम्मेलन था वो था आपका 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931 और 17 नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो वो थे आपके B.R. अम्बेडकर। ये केबीसी का 1 करोड़ का क्वेश्चन था, जो कि मैंने अभी आपके समक्ष रखा। क्वेश्चन एक केबीसी में आया था कौन बनेगा करोड़पति में, कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों वो थे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और एक क्वेश्चन थोड़ा और घुमा के बताता हूं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो वो थे आपके महात्मा गांधी ने। तो केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और यह गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक विवाद के कारण महात्मा गांधी जी और आपके B.R. अम्बेडकर के मध्य में विवाद हुआ और जिस कारण गांधी जी पुणे वापस लौटकर आए और सभी ने अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको डेट सी बता दी कि 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय था आपका 7 सितंबर 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन किया गया 17 नवंबर 1932 को। और ये तीनों के तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे वो हुए थे आपके लंदन में, और गोलमेज सम्मेलन में लगभग 40% जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा का पूरा गोलमेज सम्मेलन बताया है। और ये और एक क्वेश्चन ये पुट होता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम है आपका रैमजे मैकडोनाल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार थोड़ा सा और डिटेल से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 1930 गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया 12 नवंबर, और द्वितीय हुआ था 7 सितंबर और आपका तृतीय हुआ था 17 नवंबर 1932 को। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान 40% पूरा हो गया और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा हिस्सा लिया गया था, लेकिन वो भी असफल हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया जो सम्मेलन हुए थे ये हुए थे आपके लंदन में, और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ये एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया है, इसे मैंने आपके समक्ष रख दिया। जितनी भी मोर इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपके समक्ष रख देता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों 1930 में एक घटना घटित होती है, वो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये एक नमक से संबंधित आंदोलन है, ये मैंने आपको पूरा निष्कर्ष बता दिया है। ये दोस्तों ये मैं आपको बताता हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या। इसके अंतर्गत क्या हुआ, इस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन के समक्ष गांधी जी ने 11 सूत्रीय प्रस्ताव रखा, लेकिन उनके द्वारा उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। तब गांधी जी ने वहां पर जो नमक था, नमक के ऊपर गहरे रूप से टैक्स लगाया जा रहा था। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो सर्वाधिक नमक है वो मिलेगा आपको गुजरात के कच्छ में पूरा का पूरा देखोगे तो नमक का ढेर लगा हुआ है, जैसे कि नमक का रेगिस्तान भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नमक के ऊपर भी कर लगाया जा रहा था। और दोस्तों तो यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। अब मैं बताता हूं, गांधी जी ने यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने दांडी पहुंचे और नमक को हाथ से उठाकर उस कानून को तोड़ दिया था। और गांधी जी गए थे 78 अनुयायियों के साथ, अनुयायी माने उनके जो स्वयं सेवक थे 78, उनके साथ गांधी जी ने इस आंदोलन को भंग कर दिया और तोड़ दिया पूर्णतः। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 322 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा करी थी और 24 दिन की यात्रा के बाद इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये पैदल गए थे, मतलब इन्होंने 24 दिनों में 322 किलोमीटर की यात्रा की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही डीप नॉलेज आपको मैं फैक्ट्स बताए हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट है हमारा 1940 की जब घटना आती है तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग कर दी। ठीक है, तो 1940 में पाकिस्तान की मांग कर दी गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। उस प्रकार दोस्तों 1942 में 2 घटनाएं होती हैं। पहली घटना थी क्रिप्स मिशन। जब क्रिप्स मिशन की बात होती है तो दोस्तों यह आया था 1942 में और भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया था क्रिप्स मिशन के तहत। और इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो था आपका लॉर्ड लिनलिथगो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये क्वेश्चन पुट होता है कि 1942 में या क्रिप्स मिशन के दौरान भारत का वायसराय उस समय कौन था, तो वो था लॉर्ड लिनलिथगो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में दोस्तों करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। और ये इसका मतलब क्या, भारत छोड़ो आंदोलन ये अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया था कि आप भारत को छोड़ दो, यह गांधी जी ने दिलाया था। और मुस्लिम लीग के द्वारा इस आंदोलन का विरोध भी किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। और दोस्तों थोड़ा डिटेल्स में और जाते हैं। सबसे पहला जो ये बंबई और कोलकाता से प्रारंभ किया गया था और उसका उद्देश्य था कि अंग्रेज भारत छोड़ो। ठीक है, और मैंने आपको बता भी दिया मुस्लिम लीग के द्वारा इसका विरोध भी किया गया था और करो और मरो का नारा दिया गया था इसी आंदोलन में।
ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस प्रकार से भी क्वेश्चंस बने तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको सही विकल्प को चुनना है ताकि आप एग्जाम में नंबर्स को गेट कर सकें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 1946, जब 1946 की बात होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सन है 1946 और 47, आपको बिल्कुल डिटेल्स में लेकर जाऊंगा जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा। 1946 दोस्तों, जब 1946 की बात होती है तो यहां पर कैबिनेट मिशन का निर्माण हुआ। क्या बोला मैंने? 1946 में कैबिनेट मिशन आया। मैं आपको बताता हूं, पूरा डिटेल्स में सुनना कि संविधान सभा का जो निर्माण था वो किस मिशन के द्वारा किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कैबिनेट मिशन। और दोस्तों कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 सदस्य आए थे जो लेकर आए थे कैबिनेट मिशन को। एक व्यक्ति का नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे का नाम था सर लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, तीसरे का था AB अलेक्जेंडर। ये तीनों के द्वारा ही इस कैबिनेट मिशन को लाया गया था। मैंने आपको क्या नाम बताया? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिंग लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। और मैं आपको बता देता हूं, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तब उसमें टोटल सदस्यों की जो संख्या थी वो थी आपकी 389, मतलब 389, ठीक है, जिसमें से 292 आपके ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, 4 आपके आए थे चीफ कमिश्नर के क्षेत्र से और 93 आपके आए थे देसी रियासतें। तो टोटल सदस्य आप जोड़ोगे तो 389 आपके बनकर आपके समक्ष बनेंगे, ठीक है। तो 1946 का था कैबिनेट मिशन और इसी मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और दोस्तों जब संविधान सभा का जब निर्माण हुआ उसमें टोटल सदस्य मैंने आपको बता दिए 389। लेकिन वो क्वेश्चंस अगर थोड़ा अलग होकर आए कि जब पाकिस्तान और भारत अलग हो गए थे तब वहां पर टोटल सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? तब दोस्तों रह गई थी 299, ठीक है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बोला 299 सदस्य संख्या कब रह गई थी? जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था संविधान सभा के सदस्यों का, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल्स में ले जाता हूं कि संविधान सभा के जो पहले स्थायी अध्यक्ष बने थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इससे 2 दिन पहले बने थे अस्थायी अध्यक्ष, वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को इनको अस्थायी अध्यक्ष मतलब टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। लेकिन 2 दिन के पश्चात ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और उसके 2 दिन के पश्चात 13 दिसंबर को उद्देश्य और प्रस्ताव को पारित किया जवाहरलाल नेहरू ने और 22 जनवरी 1947 को इनको संविधान में शामिल कर लिया गया था उद्देश्य और प्रस्ताव को। ये थोड़ी सी डिटेल्स थी। और संविधान सभा का दोस्तों जो पहली मीटिंग थी वो हुई थी आपकी दिल्ली में, प्रातः 11 बजे, दिन था सोमवार का। और कहां पर हुई थी दिल्ली में? तो काउंसिल ऑफ चैम्बर, पुस्तकालय भवन में हुई थी दिल्ली में, ठीक है। जितनी मोर इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको सभी प्रकार से इसको नोट डाउन कर लेना है। तो हम बात कर रहे थे कैबिनेट मिशन की। तो दोस्तों जब कैबिनेट मिशन की बात चल रही थी तो मैंने आपको बताया था इस मिशन के तहत ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं 1947 में क्या हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। ये कब आए थे दोस्तों? ये 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वाइसराय थे। मैंने क्या बोला? जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये भारत के अंतिम ब्रिटिश वाइसराय थे, अंतिम ब्रिटिश। इन्हीं वाइसराय के द्वारा ही भारत पाकिस्तान की घोषणा की गई थी। कब? 3 जून 1947 को। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपको कहानी के माध्यम से सुनना है। मैंने क्या बोला? ये 22 जून को आए थे, कहां पर? 22 मार्च 1946 को ये भारत आए और 3 जून 1947 को इन्होंने घोषणा करी भारत पाकिस्तान के विभाजन की। उसके बाद दोस्तों 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में यह प्रस्ताव पारित हुआ और 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स, हमारे यहाँ पर बोलते हैं लोकसभा, और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हमारे यहाँ पर बोलते हैं राज्यसभा, यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुए और यहाँ पर दोनों तरफ से पास हुआ। और 18 जुलाई को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर दिए गए। तब भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन था वो सुनिश्चित कर दिया गया था। ये था आपका लॉर्ड माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन एग्जाम में इतना डिटेल्स में नहीं आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में यह आएगा कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन था वो किस मिशन के तहत या किस योजना के तहत हुआ, तो वो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947 में, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। भारत पाकिस्तान की रेखा है जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक रेखा डिवाइड है जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। लेकिन मैं अगर आपसे यह क्वेश्चन पुट करूं जो भारत का संविधान तक कब बनकर तैयार हो गया था, तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। और कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और कितने पैसे खर्च हुए? तो लगभग 64 लाख रुपए। अगर हम लमसम में जाएं तो 63,99,99 हजार, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पैसे खर्च हुए थे, तो आपको लमसम में लिखने हैं 64 लाख, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पुट होते हैं।
जैसे कि 1919-1920 में अली बंधुओं ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में और अंग्रेजों के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था, और इस आंदोलन का जो अध्यक्ष थे वो थे आपके महात्मा गांधी को नियुक्त किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है कि खिलाफत आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तब उस समय उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम क्या था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। और फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा फिनिक्स फर्म की स्थापना की गई थी। HSRA दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आज गांधीवादी युग को बड़ी ही डिटेल्स में और मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू के आधार पर ही इस सेशन को कवर किया है, जो आपके लिए अति उपयुक्त होगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, ये सभी आपके लिए किया जा रहा है, और काफी संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से आपको सभी प्रकार की जितनी डीप से डीप नॉलेज हो सकती है वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आप ये सोच सकते हैं ये वीडियोस आपके लिए बनाई जाती है, तो आप इसको वॉच करें और इस वीडियो को स्किप ना करें, और पीडीएफ की डिमांड ज्यादा ना करें, क्योंकि पीडीएफ के अंतर्गत सारी की सारी जो नॉलेज होती है वो आपको नहीं प्रोवाइड की जाती। सारी की सारी दोस्तों जो नॉलेज है वो मैं आपको मुंह से बताता हूं या स्पीकर में बताता हूं, सारी की सारी नॉलेज आपको वीडियोस में ही प्रोवाइड होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा जो अंतिम टॉपिक था आधुनिक भारत, उन सभी को हमने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। चाहे हमारा 1857 का विद्रोह था, फिर उदारवादी मतलब नरमपंथी, उसके बाद गर्मपंथी या उग्रवादी, और अंतिम था हमारा गांधीवादी युग। अब जो हमारा अगला सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज। जो भी एसएससी के द्वारा या जो भी गवर्नमेंट ऑल एग्जाम में और या ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री से, सभी मैं आपके समक्ष रखूंगा और आप इजीली उन सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के सेट में। थैंक यू वेरी मच।